हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर जो है, ठीक है, लेक्चर नंबर ऑलरेडी हमने छः लेक्चर डिस्कस किए, ठीक है। 7वां भी मैंने अपलोड कर दिया। ये लेक्चर नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस एम्पियर लॉ। आज हम लोग सिर्फ एम्पियर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पियर लॉ क्या है? देखो, वैसे एम्पियर लॉ पढ़ाने के लिए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है, एक स्टेटमेंट है, लिख दो और बस फिर आगे बढ़ जाओ। मैंने यूजुअली मैं जितने भी साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मैंने बड़े बड़े टीचर्स को देखा भी है, ठीक है, क्या बताऊँ, उनको आता नहीं है या फिर पढ़ाते नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग कभी वो चीज़ एक्सप्लेन करते नहीं है एम्पियर लॉ का। अब होता क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और है बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग भी वैसे कर सकते हैं। जिसको अगर ये पूरा डीप में नहीं समझना है, वो क्या कर सकता है, इसको आगे भगा के सीधा वो कंक्लूजन देख ले, ठीक है, वैसा भी चलेगा। लेकिन जिसको एक्चुअल में हर एक टर्म समझना है, तो उसके लिए ये पूरा अभी डिस्कस है, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ है, एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट वगैरह क्या होता है, तो मैं भी ज़रा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ऐसा कुछ आता है, क्या है वो मैं कुछ भी अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ऐसा कुछ है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा ये क्या, कौन सा फॉर्म है, ये क्यों है, ये क्यों है, हर एक चीज़ हर एक टर्म एक्सप्लेन में करूँगा। इससे सिंपल और इससे इतना डेप्थ में शायद ही कोई तुमको एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो हर एक टर्म को समझ लो, लेक्चर थोड़ा बढ़ा जाएगा और आसपास में थोड़ा साउंड का भी इशू आता है, ठीक है। अब मेरे पास इतना बहुत बड़ा हाई फंड ऐसे मतलब हाई डेफिनेशन वाला कैमरा नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जैसे जैसे मेरे जैसे वीडियोस वगैरह के स्टूडेंट्स का यूजुअली कमेंट्स में लोग बोलते भी सर आवाज़ बहुत आ रहा है, ये आ रहा है। मैं समझता हूँ आवाज़ वगैरह आता है, बट तुम लोग कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो जितने भी ये हाई डेफिनेशन वाले जो अच्छा एकदम ऐसे वो बना रहे ना, एकदम ऐसा पीछे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, फिर एकदम ऐसे वो अलग अलग स्टाइल से मार्कर से लिखते हैं, सिर्फ मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बट कंटेंट में उनके दम नहीं होता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बट कंटेंट में बिल्कुल भी दम नहीं होता। और मैं जो तुमको यहाँ पर दे रहा हूँ ना, मैं तुमको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कंटेंट और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या वो पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। मेरे भी जब व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मैं भी जब यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न करने लगूंगा, तो मैं भी पूरा एक रूम सेटअप कर दूंगा और अच्छे से एकदम और उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। बट मेन कंटेंट देख लो, कंटेंट तो कोई बीट नहीं कर पाएगा, इतना मैं तुमको बोलता हूँ। मैं जो कॉन्सेप्ट और मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूँ, कोई बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हर एक टर्म को समझाता हूँ। एम्पियर लॉ पे जंप नहीं कर रहा हूँ, एम्पियर लॉ में थोड़ा टाइम के बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हर एक टर्म्स को समझ लो। जैसे कि यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, लेट्स से यू हैव अ वायर, और ये वायर का लेंथ समझो, लेंथ है L करके, समझ लो इसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं चाहिए तो इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पूरा लेंथ क्या है? L है। तो ये छोटा सा क्या 1 1, पूरा लेंथ कितना है? 10 है। तो ये कितना हो गया? 1 1 1। ये मैंने नंबर्स के फॉर्म में बोला। पूरा लेंथ कितना है? 10। छोटा लेंथ कितना है? 1। अब मैं नोटेशन की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। पूरा लेंथ कितना है? L। तो छोटा सा लेंथ कितना होगा? DL। छोटा सा लेंथ कितना होगा? DL। छोटा सा लेंथ कितना होगा? DL। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट B करके। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट कुछ तो जा रहा है, इसके अंदर करंट कुछ तो जा रहा है, ऐसा करके, ओके। और वही करंट यहाँ से भी जा रहा है। तो मुझे बताओ, इसके अंदर भी करंट जा रहा है, इसकी बात करते हैं, ये वाला छोटा सा। मुझे बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर करंट जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन भी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे मालूम है छोटे से लेंथ के से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? छोटा आएगा। बट एक चीज़ समझ लो, कोई भी चीज़ कितनी छोटी है और कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड नहीं करता, ये चीज़ समझो बराबर है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं किसी को 10 रुपया दूंगा, तो दोनों सिनेरियो समझो। अगर मैं किसी भिखारी को 10 रुपया दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बट वही अगर मैं किसी मिलियनर बिलियनर को 10 रुपया दूंगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए बहुत क्या मतलब कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल। तो समझ में आ रहा है? तो किसी के लिए छोटी चीज़ होती है, किसी के लिए बड़ी चीज़ होती है। तो ये कोई भी चीज़ छोटी है, कोई भी चीज़ बड़ी है, डिसाइड हम लोग ही करते हैं, बराबर है। तो छोटा सा लेंथ की वजह से, छोटा सा करंट यानी लेंथ से मैग्नेटिक कितना आएगा? B आएगा। अब इसको नोटेशन में, अब इसको मैं ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है।
मैं क्या बोलता हूँ, छोटी सी लेंथ की वजह से, बराबर ना, छोटा सा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने कितना लिखा, डी लिखा, ये समझा। अब ये डी एल क्या है, तो 1 ही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि छोटा सा लेंथ मतलब यूनिट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, डी आ रहा है। तो पूरा लेंथ की वजह से एल, पूरा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैंने बोला एक्स। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बता x इंटू 1 इज इक्वल टू बी इंटू एल। तो x क्या है, b इंटू एल। ये समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिट लेंथ, बराबर ना, यूनिट लेंथ कि समझो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 है, तो पूरा लेंथ कितना है, 10 है। तो पूरा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना आ जाएगा, पूरा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, बी इंटू एल। अब देखो बोलने का मतलब क्या, मैं तुमको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये बी एल क्या है, बी एल को रीड करो, रीड करना सीखो। बी एल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना, यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो पूरे लेंथ से कितना आएगा, एक्स, और एक्स क्या है, बी एल। तो एक्स जो है ना, एक्स बी एल है, और बी एल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ओवर टोटल लेंथ, टोटल बोलो, एंटायर लेंथ बोलो, ठीक है। और ये एंटायर लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पर कैसा है, टोटल लेंथ एंटायर लेंथ कौन से फॉर्म में है, कंडक्टर के फॉर्म में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर या वायर, लेकिन है तो ये पूरा लेंथ ही ना। तो बी इंटू एल का मतलब क्या होता है, बी इंटू एल को तुम रीड कैसा करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ओवर एंटायर लेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोटल लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, समझो इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूँ मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा लेंथ में। अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूँ तो डी एल कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ में, बराबर है कि नहीं, क्योंकि डी एल क्या है, स्मॉल लेंथ लेके नहीं करते। ये समझ में आ रहा है, बी इंटू डी एल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मुझे बताओ, ये जितने भी वंस है, जितने भी वंस है, कितने वंस है, टोटल 10 वन है ना, ये जितने भी वंस है सबको मैं ऐड करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन। जितने भी वन है सबको अगर मैं सम करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो जितने भी वन है उसको ऐड करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। अब ये वन क्या है, 1 डी एल है ना, और 10 क्या है, एल है ना। मतलब छोटे छोटे डी एल को ऐड करूँगा, छोटे छोटे डी एल को ऐड करूँगा तो मुझे एल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब एल की जगह पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एल भी लिख सकता हूँ ना। मतलब ये एल की जगह पे, डी एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये एल की जगह पे, बरोबर है, एल की जगह पे इधर ये वाला, सॉरी इसको ये वाला, ये एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। समझ में आ रहा है? तो एल मतलब क्या होता है, टोटल एंटायर लेंथ, और एल की जगह पे मैं ये लिख दूंगा, इसका भी मतलब क्या होता है, एंटायर लेंथ ही होता है, बरोबर है। और बी जो है उसको मैं ऐसा ही रखता हूँ। ये समझा क्या, क्लियर है? तो बी इंटू एल का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ओवर एंटायर लेंथ। ये समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एंटायर लेंथ को चेंज करके मैंने ऐसा लिख दिया। तो अभी भी तुम इसको रीड कैसा करोगे, रीड तुम ऐसा ही करोगे, मैग्नेटिक फील्ड पूरे लेंथ की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये लेंथ कैसा है, वायर के फॉर्म में, स्ट्रेट वायर की फॉर्म के, स्ट्रेट वायर जैसे, तो तुमने क्या बोल दिया, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। समझ लीजिए, यही अगर ऐसा बेंड कर दो तुम्हें सर्कल के फॉर्म में, तो फिर ये क्या बन गया, लूप हो गया ना। इसको अगर मैं बेंड कर दूँ तो ये लूप बन गया, अगर इसको सीधा रखूँगा तो ये स्ट्रेट हो गया, बरोबर है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसका शेप कैसा है, हम लोग वो शेप चेंज करते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर स्ट्रेट कंडक्टर। बट अगर ऐसा कर दूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, देखो ना, ये भी पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और सीधा कर दूँ तो पूरा का पूरा वायरिंग मिला ना। तो अल्टीमेटली ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोटल लेंथ। बट ये लूप के फॉर्म में तो मैं यहाँ पर ऐसे लूप बना दूँगा,
समझ में आ रहा है? स्ट्रेट रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं और लूप रहेगा तो हम लोग सर्कल बना देते। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं तुमको यहाँ पर रीड करना सिखा रहा हूँ। रीड कैसे करोगे तो दिख रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी 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 एल डी एल। तो इसको रीड करना तो तुम रीड कैसा करोगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पूरी लेंथ पे कितना है? समझ में आ रहा है? पूरे लेंथ पे कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? चलो ये एक चीज़ हो गया। ओके, अब दूसरी चीज़। तो भी दूसरी चीज़ क्या है वो ज़रा समझते हैं। देखो अभी एक जो बार बार आते रहता है ना, ये क्या है इसको ज़रा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी सेम वही चीज़ है जैसे मैंने बोला, ठीक है, बहुत सारे सब बुक्स में जो लिखा हुआ है बस वही रीड कर देते हैं और ख़त्म, मे बी जो भी रीज़न है। बट हम लोग यहाँ पर अभी इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और फिर उसको अपन कंपेयर कर लेंगे। समझो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऐसा, ठीक है, ये टॉप व्यू और यहाँ पर समझो वाटर है। ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। ये वाटर है और यहाँ पर क्या है? ये एयर है, ठीक है। अब तुम समझो गणपति विसर्जन का टाइम था और ये गणपति है, ठीक है, जो तुम लेके जा रहे हो और ये तुम हो, बरोबर? ऐसा जो तुमने ऐसा गणपति उठा के रखा हुआ, अंडरस्टूड? और तुम ऐसा जा रहे थे, ऐसा गणपति लेके जा रहे हो, टॉप या टॉप ऊपर से। तो मुझे चीज़ बताओ, जैसे तुम गणपति लेके जा रहे हो दुकान में, तुम गणपति लेके जा रहे हो, तुम सामने पानी देखोगे, है ना? तो पानी को देख के सबका बचपन जाग उठता है। तो समझो तुम लोग क्या करोगे? गणपति को साइड में रख दोगे और तुम क्या बोलोगे? पानी में सबसे पहले मैं जाऊँगा। तुम भागते 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 क्या करोगे? सीधा पानी की तरफ जाओगे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स वाटर, यू विल रन विथ सम स्पीड। तो तुम कुछ स्पीड से भागते भागते जाओगे ऐसे। समझो तुम्हारा स्पीड यहाँ पर था 30 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? लेकिन द मोमेंट यू एंटर इनटू द वाटर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड यू कैनॉट रन इन द वाटर, you will start hopping, and because of that hopping run in the you cannot run in the water, क्योंकि फोर्स ऐसा, वाटर जो होता है वो फोर्स ऐसा लगा रहा है, तुम ऐसा जा रहे हो तो तुम्हारा फोर्स ग्रेजुअली कम हो जाएगा। और क्या होगा? इतना तो कंफर्म है कि अंदर यू विल स्टार्ट हॉपिंग और तुम्हारा स्पीड जो भी होगा, अंदर तुम्हारा स्पीड जो भी होगा वो क्या होगा? वो 30 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 30 से कम होगा। अज्यूम कर लो 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। इसको v1 बोलता हूँ, इसको v2 बोलता हूँ। समझ में आ रहा है? अब ये तुम्हारा स्पीड चेंज क्यों हुआ? समझ? तो इसका आंसर एक ही है कि भाई यहाँ पर जो है वाटर ये मीडियम है, यहाँ पर एयर है, ये भी क्या है? एक मीडियम है। दोनों मीडियम है, ये भी मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो बोलने का मतलब ऐसा है, हाँ वो रेडर है, वो डेंसर, वो सब मुझे वो सब अपन नहीं चाह रहे, बट दोनों मीडियम ही है। तो बोलने का मतलब ऐसा, जब भी मीडियम चेंज हुआ, देखो ये मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी, अभी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एक्टिविटी। तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? रनिंग। तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? रनिंग। तुम पहले कौन सा एरिया में रन कर रहे थे? पहले तुम कौन सा एरिया में रन कर रहे थे? एयर में, बरोबर? एयर में तुम कुछ तो स्पीड से रन कर रहे थे, तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? रनिंग। लेकिन जैसे तुम पानी के अंदर गए, पानी ने क्या बोला? पानी ने तुम्हारी जो एक्टिविटी थी रनिंग उसको कम कर दिया ना, उसका स्पीड कम कर दिया ना। पानी ने क्या बोला? मैं तेरी जो एक्टिविटी ये रनिंग की वो इतना स्पीड से अलाउ नहीं करूँगा, तेरी स्पीड थोड़ी कम कर। तो मैंने बोला कितना कम करो? उसने बोला अच्छा 10 से कम कर। तो ये 10 क्या है? ये 10 क्या है? ऑपोजिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 10 क्या है? ऑपोजिशन। अब ये ऑपोजिशन को तुमने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर ये ऑपोजिशन, यही चीज़ तुमने समझो, ये अगर ग्लास है, बराबर? अभी दिमाग में क्लिक हुआ, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट को जाना ऐसा है, लेकिन लाइट जाती है ऐसे, फिर ये तुम नॉर्मल वगैरह बनाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा स्पीड समझो अगर होगा 100, तो यहाँ पर तुम्हारा स्पीड कितना हो जाता है? 80 होता है, 90 होता है। तो तुम ये जो रेशियो होता है v1/v2, बराबर? लेकिन ये v1/v2 को तुम लोग क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना, जिसका नोटेशन म्यू होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली ऑपोजिशन ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो लाइट के चैप्टर में
लाइट के चैप्टर में ऑपोजिशन, देखो यहाँ पर लाइट का स्पीड कम क्यों हुआ, क्योंकि वो जो भी मीडियम था उसने क्या किया, उसको अपोज किया। ये पानी में तुम्हारा स्पीड कम क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी मीडियम था उसने अपोज किया। तो ऑपोजिशन जो होगा ना मीडियम का, उसको ऑपोजिशन ऑफ अ मीडियम, बरोबर है, उसको हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम दिया है। जैसे रे ऑप्टिक्स बोल लो या फिर रिफ्रैक्शन वाला बोलो। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी कम होता है, चेंज होता है बोलने का मतलब। तो वहाँ पर तुमने उसके ऑपोजिशन को क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बरोबर है। यही ऑपोजिशन को तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या बोला, जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यही ऑपोजिशन को तुमने क्या बोला, तुमने बोला रेजिस्टेंस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बरोबर है। अब वही चीज़ तुम यहाँ पर भी समझ लो, एक चार्ज है, ये क्या है, एक चार्ज है। चार्ज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ पर बनाता है, जैसे वायर होता है, बरोबर है कि नहीं। ये वायर के अंदर क्या फ्लो होते हैं, बहुत सारे चार्जेस ऐसे फ्लो होते हैं, बरोबर। और चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट क्या बनता है, वायर के अंदर बनता है। वैसे ही एक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से, वो उसका अंदर से ही आएगा। तो अंदर समझो एक चार्ज ने अंदर समझो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया 100 का। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलने को दिखेगा, तो मीडियम चेंज हुआ ना, मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो मीडियम क्या बोलेगा, भाई मैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करूँगा, चल थोड़ा सा उसको कम कर। तो मैंने बोला कितना कम करूँ, तो बोले 90 आने दे। तो कितना कम किया, 10 से। तो ये 10 को अपन ने क्या बोला, 10 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना बना रहा है, 100 का। लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज से बाहर आ रहा है, तो ये जो भी मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, तो उसने वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलाउ कर रहा है, 90 का। तो उसने क्या किया, 10 का कम कर दिया। तो ये जो ऑपोजिशन है ना, उसको अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम लोग ने क्या बोला, उसको परमिटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, परमिटिविटी। और समझो यही अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूँगा, बार मैग्नेट, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। बार मैग्नेट सबको मालूम है क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से, ये वो अंदर बनाता है। समझो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है 100 का, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना होगा, 100 का ही होगा। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, बाहर मीडियम चेंज हुआ ना, तो ये मीडियम क्या करेगा, उसकी वैल्यू को कम करेगा। और क्या बोलेगा, चल मैं तेरा 100 का मैग्नेटिक फील्ड आने नहीं दूंगा, चल 70 का आने दे। तो उसने मैग्नेटिक फील्ड कितना कम किया, 30 से। ये 30 से मैग्नेटिक फील्ड 30 क्या है, ये मीडियम का ऑपोजिशन है, बरोबर है कि नहीं। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड 70 हो गया। तो ये जो चैप्टर है MEEC के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला जो भी चैप्टर होता है, उसके अंदर जो ऑपोजिशन होता है कोई भी मीडियम का, उसको अपने क्या बोला, परमियाबिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बरोबर है। परमिशन ऑफ एक्टिविटी, परमिशन ऑफ एबिलिटी, अंडरस्टूड। तो ये सबका मीनिंग क्या होता है, ये सब मीनिंग सबका समझा, बरोबर है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि एक वायर है, अब एक बात समझ लेना कि ये वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एग्जाम्पल, बरोबर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। समझो इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, बरोबर है। 1000 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो अंदर मोशन ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो अंदर करंट भी कितने का, 1000 का होगा, और जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बरोबर है कि नहीं। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने का बनेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने का बनेगा, 1000 का ही बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, या इसको हम लोग H भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिज्म चैप्टर में जाओगे तो M का बोलते हैं जब वो मैग्नेट होगा तब, मैग्नेटाइजेशन, बरोबर है कि नहीं। और H का बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जब वो वायर के अंदर बनता है। ये सब मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर में सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बोलने का मतलब है एक वायर के अंदर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो अंदर करंट कितना बनेगा, 1000 का। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना बनेगा, 1000 का। लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड जब वायर से बाहर आएगा तो बाहर मीडियम चेंज हुआ, मीडियम क्या करेगा, मीडियम क्या बोलेगा, मैं इतना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ नहीं करूँगा, चल थोड़ा कम कर। तो वो क्या करेगा, कम कर देगा। वो जितना भी टाइम्स कम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। अगर वो मीडियम वैक्यूम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और वैक्यूम क्या करेगा, इसको कितना टाइम्स कम कर देगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना टाइम्स कम कर देगा। तो वैक्यूम उसको कम कर देगा 10⁻⁻⁷ टाइम्स। समझ में आ रहा है। उसको क्या करेगा, वैक्यूम
उसको 10⁻⁻7 टाइम्स कम कर देगा। इसलिए हम परमेबिलिटी जब भी लिखते हैं ना तो μ0/4π करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला कि कोई भी मीडियम का जो ऑपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब नाम से बोलते हैं उसको। फिलहाल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ रहे हैं, बरोबर है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड को जो भी मीडियम ऑपोज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी। और यहाँ से क्या समझा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो जो भी मीडियम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कम करेगा, जितना भी टाइम्स कम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻⁻7 बोलते हैं। और उसका वैल्यू कितना होता है, μ0/4π। ये क्लियर है क्या? अभी तक मैंने एम्पियर्स लॉ चालू नहीं किया, अब मैं एम्पियर लॉ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब हम लोग अभी जो हम लोग ने बेसिक्स पढ़ लिया उसके बाद में, ठीक है, बेसिक देखो, ये B/L का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मैंने बोला था B/L का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लेंथ, ठीक है ना। अगर वो सीधा रहेगा तो स्ट्रेट बोलेंगे, स्ट्रेट वायर वगैरह वगैरह, बरोबर। सब लोग इसमें फॉर्म में रहेगा तो लूप बोलेंगे। एल को मैं इंटीग्रेशन DL भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, ड्यू टू एंटायर लेंथ सेम होता है। और एक मैंने प्रीवियस इसमें मैंने तुमको पढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कितना होता है, कोई भी पॉइंट पे, अगर मुझे कोई भी पॉइंट पे चाहिए ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ। और ये आता है μ0/, ठीक है, 2πr करके आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए बैकग्राउंड में। ये दूसरा चीज़ था। और तीसरा चीज़ मैंने बोल दिया था ऑपोजिशन ऑफ अ मीडियम, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, बरोबर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड परमेबिलिटी, ठीक है। इज कॉल्ड एज व्हाट, परमेबिलिटी। अगर वो मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अंडरस्टूड। और जब भी मीडियम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मीडियम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है? वो दिख रहा है वहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वो नहीं दिख रहा है शायद। ओके, तो उसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, नहीं दिख रहा है वहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ नोट करके। मीडियम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ये समझे? तो ये पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट और ये चौथा नोट, बरोबर। ये इतना मालूम होना चाहिए। देखो हम लोग ने पूरा इक्वेशन को थोड़ा करके पढ़ लिया, इसका क्या होता है थोड़ा बहुत समझा, इसको कैसे रीड करते हैं वो समझा। अब मैं आता हूँ एक्चुअल एम्पियर लॉ के ऊपर। समझो, अगर मुझे एक करंट कैरिंग वायर में ले लेता हूँ, ये करंट कैरिंग वायर, और इसके अंदर करंट जा रहा है आई करके, इसके अंदर करंट जा रहा है आई करके, आई। अब मुझे मालूम है कि ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, सर्कल्स के फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे समझो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से, r डिस्टेंस पे है, बरोबर कि नहीं, r डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर वो मुझे निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, बियो-सावर्ट्स लॉ। याद है कि नहीं याद है? बट मैंने बोला कि मुझे ये पॉइंट पे नहीं चाहिए, मुझे इन सब पॉइंट्स पे चाहिए, जितने भी पॉइंट्स हैं ना। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि मुझे ये एक पॉइंट पे नहीं चाहिए, इसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, उसके यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे मुझे ये सब पॉइंट पे चाहिए, मतलब मुझे ये लूप में चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर से मेरा क्वेश्चन समझो, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के जैसे एक कोई भी पॉइंट पे चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं बियो-सावर्ट्स लॉ। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे एक पॉइंट पे नहीं चाहिए, मुझे ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट पे चाहिए, मतलब ये सब पॉइंट को जोड़ दूँगा तो पूरा लूप मिला ना, क्लोज पाथ, ठीक है ना। तो ये क्लोज पाथ में, बरोबर है, ये क्लोज्ड पाथ है,
और ये क्लोज पाथ को मैं क्या बोलूँगा, लूप। तो ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना है मुझे वो निकालना है। तो मैंने तुमको लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्लियरली बोल दिया था, कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या यूज़ करने का, बियो-सावर्ट्स लॉ। और अगर मुझे पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या यूज़ करने का, एम्पियर लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो एम्पियर ने क्या बोला था, ठीक है, एम्पियर ने जैसे बियो-सावर्ट्स में क्या बोला था, छोटा सा लेंथ लेने का, उसका जो प्रोसेस था वो एम्पियर क्या बोलता है, अगर तुमको ये लूप में, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये लूप है, ये लूप के अंदर अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो कितना होगा। अब देखो मुझे ये पूरे लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहिए ना, बरोबर है कि नहीं। ये पूरे लूप का लेंथ कितना लेगा, एल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं मेजर करना है, यहाँ से अगर मैं ऐसा मेजर करता हूँ तो ये पूरे लूप का लेंथ कितना होगा, एल होगा। समझ में आ रहा है, पूरे लूप का लेंथ कितना होगा, एल होगा, बरोबर है। तो पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोटल लेंथ, बराबर ना, पूरा लेंथ के जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पूरे लेंथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो B इंटू एल, पूरे लेंथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसको लिखते हैं ऐसे B इंटू एल या फिर ऐसे। तो ये समझ में आ रहा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ये पूरे लूप में कितना है। तो ये पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो इतना है। अब वो कैसे आया क्या है मैं समझाता हूँ। तो एम्पियर ने क्या बोला, ये लूप में अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये लूप के अंदर से जितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास होते हैं उतना वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये ऐसा क्यों बोला उसने, तो एक रीज़न समझो। एक रूम है, समझो ये इतना बड़ा रूम है और मैंने यहाँ पर एक बल्ब जलाया, ठीक है। मैंने तुमको पूछा ये रूम में कितना लाइट होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर अलग अलग लैंग्वेज में होगा, बट हम लोग एक लैंग्वेज सब कॉमन रखते हैं। मैं तुम्हारा आंसर ऐसा होगा कि ये रूम में सर एक बल्ब है, एक बल्ब का जितना लाइट होगा उतना ये रूम के अंदर ब्राइटनेस होगा, उतना ये रूम के अंदर लाइट होगा। अगर समझो मैंने दो बल्ब रखा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये रूम में कितना लाइट होगा, जितने बल्ब होंगे। तो समझ में आ रहा है, ये रूम में कितना लाइट होगा तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, सर जितने इसके अंदर बल्ब होंगे, 3 बल्ब होंगे तो वो हिसाब से लाइट होगा, 4 बल्ब होंगे तो वो हिसाब से लाइट होगा। वैसे ही ये लूप के अंदर कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो ये करंट कैरिंग वायर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो एक लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो तुमको क्या देखने का, उसके अंदर कितने करंट कैरिंग वायर्स होंगे। एक करंट कैरिंग वायर होगा तो उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 2 करंट कैरिंग वायर होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, 3 करंट कैरिंग वायर होगा तो और ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी लूप में तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एम्पियर ने क्या बोला, उसके अंदर से कितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास होते हैं उसको देखने का। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, उतना क्या होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पूरे लूप यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लेंथ है ना, अगर मैं एक छोटा सा लेंथ ले तो उसको डीएल बोलूँगा मैं, और ये सब डीएल को डीएल यहाँ पर डीएल यहाँ पर डीएल यहाँ पर डीएल, ये सब डीएल अगर मैं ऐड करते जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सब डीएल को ऐड करता हूँ तो मुझे पूरा लेंथ मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, बराबर। और ये इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे निकालना है। तो वो एम्पियर ने क्या बोला, ये लूप के अंदर से जितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास होंगे उतना ये लूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो उसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, पूरा लेंथ में, ये पूरा लूप ना सर्कल के फॉर्म में, तो लूप ही बोलूँगा, ठीक है। पूरा लेंथ में पहले ऐसे लिखता हूँ, पूरा लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड, पूरा देखो ना ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर है। अब ये जो लेंथ है वो कैसा सर्कल के फॉर्म में, तो उसको बोलूँगा क्लोज लूप। वो कितना होगा, तो जितना अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होगा, मतलब जितना करंट कैरिंग कंडक्टर्स का करंट होगा, ओके। तो ये पूरे लूप में जो कि सर्कल, जो कि क्लोज पाथ है, बरोबर है। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा हो है ना, मैग्नेटिक फील्ड पूरे लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पूरा लेंथ पे, ठीक है ना। और ये क्लोज लूप है ना, क्लोज है तो इसको मैं क्लोज पाथ है तो ये लूप के फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा लेंथ में कितना होगा, तो उसके अंदर से एम्पियर ने क्या बोला कि ये पूरे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना अंदर
करंट होगा, कितना अंदर करंट होगा, जितने अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे। बोलने का मतलब ऐसा है कि ये लूप के अंदर से जितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास होंगे उतना ये लूप के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा लेंथ में, ये पूरा लेंथ में, ये पूरा लेंथ में, ये पूरा लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जितना अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर्स का करंट होगा। बरोबर है? अगर मैं बोलूँ इसका करंट 100 एम्पियर है तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 100 होगा। अगर इसका वैल्यू समझो 400 है तो यहाँ पर कितना होगा, 400 होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है? बरोबर है कि नहीं? बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर के अंदर से ही आएगा। बरोबर है? अंदर अंदर कितना बन रहा है, 400 का, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो मीडियम चेंज होना, मीडियम क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो टाइम्स कम करेगा ना। बरोबर? और वो कितना टाइम्स कम करेगा, जितना भी टाइम्स कम करेगा वो क्या हो गया, टाइम्स कम करेगा मतलब ऑपोजिशन कर रहा है। और ऑपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये मीडियम वैक्यूम है तो यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, कांस्टेंट तो मुझे डालना ही होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। बरोबर है? तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब क्या आता है, कांस्टेंट देखो सोच समझ के हम लोग कांस्टेंट डाल रहे हैं। ये मीडियम जो भी होगा वो क्या करेगा, उसको कम कर देगा। समझ में आ रहा है? अगर एयर होगा तो एयर कम कर देगा वो हिसाब से, हनी होगा तो हनी वो हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम कर देगा, वाटर होगा तो वाटर वो हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम कर देगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड वायर से बाहर आएगा यहाँ पर भी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना टाइम्स कम हो जाएगा, वो μ0 टाइम्स कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं एकदम अलग अलग मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुमको समझाने के लिए। बाकी देखो इसको समझाने के लिए मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स 5 मिनट भी नहीं लेते, ये लेते और उसको रीड करते हैं। तो मैं तुमको पूरा स्टेटमेंट वगैरह सब रीड करके बताता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझाता हूँ मैं। अब ये कांस्टेंट है, ये करंट क्या है मुझे बताओ, करंट क्या है, करंट देखो स्केलर है और बीच में क्या इक्वल टू का साइन है। मतलब ये साइड का क्वांटिटी, ये साइड जो है ना, ये वाला भी क्या होना चाहिए, ये वाला भी स्केलर ही होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहाँ पर ये दो क्वांटिटीज़ है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी है। बराबर है? मैं दो क्वांटिटीज़ का कौन सा प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे स्केलर मिलेगा। मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा कि क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, तो हम लोग को मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, अगर मैं कोई भी दो क्वांटिटीज़ का, एक ए है और एक बी है, अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे स्केलर वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मुझे यहाँ पर इसको कैसा लिखना चाहिए, इसी को मैं कैसा लिखूँगा, इसी को मैं ऐसा लिखूँगा, क्या, डी डॉट डी एल। अब समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट क्यों है यहाँ पर, और यहाँ पर ये μ0 टाइम्स आई करके, ये क्लियर होगा। और ये तुम्हारा क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन। देखो अब इसको लिखते कैसे मैं वो भी तुमको बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आया तो एग्जाम में कैसा होगा, एग्जाम में आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो या प्रूफ करने को लेंगे। तो देखो ये क्या है, डी एल क्या है, इधर देखो डी एल क्या है, लाइन है ना, छोटा सा लाइन है, तो मैं क्या बोलूँगा, लाइन, लाइन है, देखो लाइन, इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, तो देखो ना ये पूरे लूप में, तो देखो दिख रहा है, ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू, बराबर ना, इक्वल साइन है ना, इज इक्वल टू, ये क्या है, μ0 टाइम्स, μ0 बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो μ0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने पूरा स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिख के दे दिया है। समझ में आ रहा है? टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू इट, मेरे ख्याल से थ्रेडिंग थ्रू इट नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इस यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि पूरा स्टेटमेंट दिखे तुमको। फिर से लिखा देखो, डी एल मतलब लाइन, लाइन, फिर ये क्या, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, क्लोज लूप में, देखो ना क्लोज लूप में, ओवर अ क्लोज लूप, फिर क्या, इक्वल टू, इज इक्वल टू, किसको इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन मतलब टाइम्स ना, मल्टीप्लिकेशन, और कितना, μ0 टाइम्स द, इधर μ0 टाइम्स द
टोटल करंट थ्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेडिंग, पासिंग में थ्रेडिंग थ्रू इट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। अब थ्रेडिंग थ्रू इट का मतलब क्या होता है? थ्रेडिंग थ्रू इट का मतलब समझो क्या? अभी देखो मैं थोड़ा सा तुमको और समझा रहा हूँ, पूरा एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। तो थ्रेडिंग का मतलब देखो यहाँ पर ये करंट देखो, जैसे ये सुई होता है ना ऐसा, अपना नीडल जो होता है, नीडल में देखो कैसा होता है, ऐसा कैविटी, यहाँ पर छोटा सा कैविटी होता है ऐसा, ठीक है ना? अब तुमको अंदर थ्रेड डालना होता है तो तुम थ्रेड कैसा डालते हो? देखो समझो ये नीडल है ऐसा, ये नीडल है और यहाँ पर वो कैविटी है, तो थ्रेड तुम देखो ये क्या हो गया ऐसा, ये पास करना होगा ऐसा। लेकिन अगर मैं बराबर अंदर से अगर डालूंगा ऐसे यहाँ से, तो ये क्या हो गया? ये अंदर से गया, अंदर से जाने को, अंदर से पास होने को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेडिंग। तो ये दिख रहा है, ये लूप है और ये थ्रेडिंग है। मतलब मैं दिखाने जाऊँगा तो देखो ये ऐसा और ये मेरा लूप है, लूप। समझ में आ रहा है? ये लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लूप भी बोलते हैं, बरोबर है? लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लूप भी बोलते हैं। जैसे इमेजिनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन सरफेस था, वैसे यहाँ पर इमेजिनरी लूप होता है जिसको हम लोग एम्पियरन लूप भी बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर में घुस रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियरन लूप। और ये कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है। तो ये लूप के अंदर, ये लूप देखो इतना भी हो सकता है, ये लूप इतना भी हो सकता है, बरोबर है, या इससे बड़ा भी बना सकता है। ये लूप के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या देखने का? उसके अंदर से कितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास हो रहे। ये वाले लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या देखने का? उसके अंदर से कितने करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास हो रहे। अगर समझो मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ से पास कर दिया ऐसे, और इसका भी करंट है 100 एम्पीयर, तो मुझे बताओ ये वाले लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो देखो सिर्फ एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास हो रहा है जिसका वैल्यू कितना है? 400। तो इसके अंदर कितना होगा? ऑलमोस्ट 400 ही होगा। ऑलमोस्ट बोला, क्यों कम होगा? क्योंकि 400 अंदर से बाहर आएगा तो कुछ तो टाइम्स कम हो जाएगा ना, तो 392 होगा, 390, बट ऑलमोस्ट 400 ही होगा। ये बाहर है तो इसको नहीं लेने। अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड? समझो अगर मैं एक वायर ऐसा बना देता हूँ यहाँ पर, समझो इसके अंदर करंट जा रहा है, अज्यूम कर लो 400, तो कितना हो गया? अभी ये ग्रीन वाला जो लूप है, मुझे बताओ ग्रीन वाला लूप, रेड को मत देखो, ग्रीन वाले लूप के अंदर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो दोनों देखो ऐसे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसके वजह से 400, इसके वजह से 400, तो टोटल कितना हो जाएगा? 800। बट अगर मैं रेड वाले में पूछूँ तो देखो रेड वाले के लूप, रेड वाला लूप के हिसाब से ये दोनों बाहर है, तो इसके अंदर कितना आएगा? सिर्फ 400 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर समझो मैं ऐसा बना देता हूँ, बराबर है, और इसके अंदर समझो 400 है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 400 है एम्पियर, तो मुझे बताओ ये रेड वाले में कितना करंट होगा? रेड वाले में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? देखो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा मतलब अगर मैं यहाँ से देखो तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और ये करंट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? ऐसा क्लॉकवाइज, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो क्या हो गया? 0 आ गया। तो समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसे कैलकुलेट करने का और कैसे देखने का, सब अंडरस्टूड? बराबर है कि नहीं बराबर है? क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड का ये सब समझ में आ रहा है? ओके, अब थोड़ा सा इसके ऊपर और चीज़ें हैं वो भी मैं सब डिस्कस करता हूँ। ये समझा? अब एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ आएगा तो क्या करने का? एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट लिखने का ये वाला और एक्सप्रेशन लिख देने का। अब जब प्रूफ करने बोलेंगे तो देखो जब ये एम्पियर ने ये लॉ निकाला ना, तो उसको भी क्या किया? उसको भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका प्रूफ मांगा कि भाई ये प्रूफ कैसे आता है। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रूफ करना है मतलब मुझे क्या करना है? मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर देने का। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा तो मुझे राइट हैंड साइड आना चाहिए, या राइट हैंड साइड लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। अब देखो मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या है? कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास एक करंट, एक ही क्वांटिटी बचता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से सॉल्व करना चालू करता हूँ और इसको अगर सॉल्व करते जाऊँगा और अगर मुझे ये आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? एम्पियर लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है? तो एम्पियर लॉ प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये वाले इसका यूज़ करने वाले हम लोग। ओके, तो ये भी इरेज कर ही देता हूँ। तो
तो एम्पियर लॉ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेता हूँ, ऐसा और ऐसा, और इसके अंदर क्या है, कुछ तो करंट जा रहा है। मैं कोई भी लूप बना सकता हूँ, मैं ये भी लूप ले सकता हूँ, मैं ये भी लूप ले सकता हूँ, मैं ये भी लूप ले सकता हूँ, मैं ये इतना बड़ा लूप भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग को क्या चाहिए, प्रूफ से मतलब है कि कोई भी लूप है भाई इतना वैल्यू आता है करके। तो मैं एक छोटा सा लूप ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, समझे, यहाँ पर ये मैंने ऐसा लूप अज्यूम कर लिया, बरोबर है। मुझे क्या करना है, पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है, बरोबर है कि नहीं। पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है, बरोबर है। तो ये देखो ना, पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना है मुझे वो निकालना है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसे पूरे लूप में, पूरा लूप मतलब है देखो ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और लूप है तो ऐसा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वायर बनाया और मैंने कुछ तो डिस्टेंस पे एक लूप बना दिया। अब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं रेडियस भी बोल सकता हूँ, बरोबर है। और ये लूप का लेंथ कितना रहेगा, एल रहेगा, और ये लूप का लेंथ कितना रहेगा, एल रहेगा। अभी देखो एक चीज़ जो है वहाँ पर, ये जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, ये ए डॉट बी है ना, तो ए डॉट बी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये समझे, अंडरस्टूड। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी कॉस थीटा होता है ना, ए डॉट बी कॉस थीटा, ये समझ में आ रहा है। बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल, समझ में आ रहा है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल करके, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं जरा समझाता हूँ, देखो आपको, ये मेरा लूप है जिसका लेंथ कितना एल है, तो मैं छोटा सा लेंथ लेता हूँ यहाँ पर डी एल करके, बरोबर है। मुझे बताओ, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर डी एल पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, जितना भी होगा समझो वो मैंने बोल दिया बी करके, कितना बी करके, बरोबर, वो बी करके। अब देखो ये जो छोटा सा, ये लेंथ एक्चुअली बहुत छोटा सा, एक्चुअली लेंथ देखो बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा, मतलब ऑलमोस्ट पॉइंट की तरह लग रहा है ना। ये डी एल करके कैसा, मैंने एकदम इसको समझो ऐसा था, और ये छोटा सा पॉइंट है, और लेकिन इसको मैंने जूम करके ऐसा बना दिया, तो ये डी एल है ना, ये इतना बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली डी एल क्या है, ये डी एल बहुत छोटा है, इतना छोटा पॉइंट जैसा। तो मुझे बताओ, अगर एक स्ट्रेट वायर की वजह से कोई भी पॉइंट अगर कुछ तो डिस्टेंस पे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं ना, स्ट्रेट, बराबर है कि नहीं। जिसमें आर देखो ना, आर ये डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट पे जहाँ पर ये डी एल है, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, एंगल। तो एंगल में कैसे निकाल, तो इधर पे अभी यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट वायर है ऐसा, और ये लूप है ऐसा, लूप, बरोबर है, ऐसा लूप है। तो मैंने देखो ये पूरा लूप का लेंथ कितना है, एल है। यहाँ पर मैंने छोटा सा डी एल अज्यूम किया, इधर पे डी एल, ठीक है। तो मुझे बताओ, डी एल मेरा इधर पे है ना, डी एल ऐसा हॉरिजॉन्टल है, देखो ये डी एल इधर पे ऐसा है, और ये वायर ऐसा, और ये ऐसा है, ऐसा, और ये ऐसा। तो मुझे यहाँ पर चाहिए ना, तो देखो ऐसा इमेजिन करो ऐसा, और डी एल इधर है, तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, फिर उसको मैंने वहाँ पॉइंट किया, और बाद में ऐसा ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर है ना, मतलब बोलने का मतलब क्या है, इधर पे मेरा डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। और अगर समझो यही डी एल में अगर यहाँ लेता है, यहाँ पर, तो क्या होता था, देखो यहाँ पर एंगल कितना है, देखो ये ऐसा है ना, ऐसा, तो देखो ये डी एल है, डी एल का लेंथ ऐसा हॉरिजॉन्टल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पर है, देखो करंट ऊपर जा रहा है ऐसा और ऐसा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो ये भी अंदर, डी एल भी किधर, डी एल भी ऐसा था हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ऊपर से देखोगे तो 0 है। अगर समझो यही डी एल यहाँ पर लेने के बजाय अगर यहाँ पर लेता तो क्या होता, देखो ऐसा है ना, ऐसा, तो देखो डी एल यहाँ पर है, अंडरस्टूड, तो ये ऐसा जा रहा है ऐसा, और देखो फिंगर्स को मैं कहाँ रखूँगा, 90 ऐसा, मतलब यहाँ पर अगर डी एल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डी एल हर जगह तक ऐसा रहेगा। और क्यों ऐसा रहेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा, और डी एल है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ऐसा। लेकिन अभी कैसा है, ये ऊपर नहीं है, बरोबर कि नहीं, ये ऊपर नहीं है, देखो ऐसा है, ऐसा, देखो ये डी एल है इधर पे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन ऐसा अभी अंदर ऐसे तो नहीं दिखा सकता, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये लेकिन यहाँ पर मैं साथ में ये भी दिखा देता हूँ अंदर करके, अगर मैं यहाँ पर डी एल लेता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता, मतलब हर जगह पे एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा। तो
99% ऑफ द टाइम ये जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो अच्छा मुझे बताओ अगर डी एल में यहाँ पर लेता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पर डी एल पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हर जगह वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सबका सब डी एल आर डिस्टेंस पे ही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया। और ये डी एल, ये जितने भी डी एल है, एक डी एल, दूसरा डी एल, तीसरा डी एल, चौथा डी एल, पाँचवा डी एल, छठा, सब डी एल को ऐड करूँगा। अभी इतनी बार हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग को आंसर आना चाहिए इसका। मुझे क्या मिलेगा, सर्कमफेरेंस मिलेगा, पूरा का पूरा लेंथ मिलेगा। और वो किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। और सर्कमफेरेंस कितना है यहाँ पर 2 पाई इंटू आर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d इंटू 2 पाई आर। लेकिन मेरा डी एल इधर है और यहाँ पर ये डी एल बराबर, जो कि बहुत छोटा सा पॉइंट जैसा दिख रहा है, वो ये वायर से कितना दूर पे, स्ट्रेट वायर से कितना दूर है, आर पे। और स्ट्रेट वायर के जैसे कोई भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट टाइम्स आई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर करके। क्लियर है। तो देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, ये समझा। तो ये क्या हो गया, तो एम्पियर्स लॉ के बारे में लोगों ने पूरा डिस्कस कर दिया, उसका प्रूफ देगा, उसका स्टेटमेंट देगा, उसका प्रूफ देगा। तो है ना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप is equal to mu naught times the total current threading through it. Since current is a scalar quantity, तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे स्केलर देना चाहिए। और स्केलर जो ये मुझे स्केलर तब देगा जब दोनों का मैं कैसा लूँगा, डॉट प्रोडक्ट दूँगा। जब डॉट प्रोडक्ट दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसमें थीटा क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल। अब एक चीज़ समझे, यहाँ पर डी एल क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, ये जो डी एल होता है ना, ये डी एल क्या है, लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है ना, स्मॉल लेंथ ऑफ द लूप, स्मॉल लेंथ ऑफ द लूप। क्लियर है कि नहीं क्लियर? करंट नहीं, यहाँ करंट नहीं है। बियो-सावर्ट लॉ में क्या था, देखो बियो-सावर्ट लॉ में ये डी एल जो था ना, डी एल किसका था, डी एल था ना, डी एल वो करंट कैरिंग लेंथ था, करंट कैरिंग लेंथ था छोटा सा। बट यहाँ पर ये जो डी एल है ना, समझो ये अगर मेरा वायर है और ये मेरा लूप है, तो ये डी एल है। देखो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये जो डी एल है ये कौन सा है, डी एल, ये लूप का लेंथ है। और यहाँ पर ये डी एल कौन सा था, वो डी बी फॉर्मूला जो था ना, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करके। तो ये आई डी एल है ना, ये डी एल वायर का लेंथ था, करंट कैरिंग वायर का लेंथ था। ये डी एल है ना, ये डी एल नहीं है, यहाँ पर ये डी एल जो है ना, ये करंट कैरिंग वायर का लेंथ नहीं, कन्फ्यूज मत होना, इसका लूप है। समझ में आ रहा है? ये मैं सब इसलिए एकदम क्लियर हर एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ। अब एक लास्ट चीज़ है, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो इसके अंदर करंट है ना, समझो 1000 एम्पियर का जा रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 लूप्स बनाता हूँ, ठीक है, 2 लूप्स बनाता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ठीक है, पूरे लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर मुझे चाहिए, पूरे लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे लूप में मतलब ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, बरोबर है कि नहीं। पूरे लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे चाहिए, तो कितना आएगा, लूप 1 में कितना आएगा, जितना अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर है, कितना करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ही, इसका वैल्यू कितना है 1000। तो यहाँ पर कितना रहेगा 1000, यहाँ पर भी कितना रहेगा 1000। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पूरे लूप में चेंज नहीं होगा, पॉइंट पे चेंज हो जाएगा। अगर तुम एक पॉइंट लोगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड समझो कुछ तो होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट डिस्टेंस के साथ होता है, पॉइंट में डिस्टेंस आता है। देखो इधर पे पॉइंट, देखो ना, ये बियो-सावर्ट लॉ में पॉइंट आता है। तो देखो बियो-सावर्ट लॉ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट के लिए, और उसमें डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यहाँ पर देखो पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मतलब मैं बताने का ये मतलब समझा रहा है कि जो लूप 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, जरा रीज़न समझो। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम लेंथ मेजर करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ कुछ आएगा, समझो ये लेंथ आया 20, और तुमने यहाँ से डिस्टेंस पे मेजर किया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया 50। तो 50 × 20 करो, कितना आ गया 50 × 20 कितना आ गया, 50 × 20 करो कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 1000 आ गया, विच इज़ वॉट B1। तो ये लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है 1000 आएगा, क्योंकि अंदर एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर है। अच्छा दूसरा चीज़ देखो, अगर मैं बाहर
ये दूसरे लूप की बात करता हूँ। अब देखो ये जो लेंथ है ये बड़ा है, तो बट अगर सपोज इसका लेंथ कितना रहेगा, ये लेंथ यहाँ पर 20 था, अभी ये वाला लेंथ कितना रहेगा 20 तो होगा नहीं, ज़्यादा रहेगा, तो अज्यूम करो ये लेंथ है 100 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 50 था, लेकिन जैसा तुम दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम कम होते जाएगा। तो समझो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाला और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया 10, 50 तो होगा नहीं, 50 से कम होगा, लेकिन तुम मल्टीप्लिकेशन ले लो, देखो क्या आएगा 1000 ही आने वाला। तो B2 कितना आ गया, फिर से 1000 ही आ गया। तो बोलने का मतलब समझ में आ रहा है क्यों 1000 आ गया। चाहे तुम ये लूप में निकालो, चाहे तुम ये लूप में निकालो, चाहे तुम ये लूप में निकालो, अंदर से एक ही करंट जब पास हो रहा है, अंदर से जब एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास हो रहा है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अंडरस्टूड, ये चीज़ समझा। चलो अभी अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की।